गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज न्यू एएस शुरू करेंगे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जो कि डील करता है बेटा बोरोइंग कॉस्ट से। ठीक है, चलो समझना शुरू करते हैं बेटा। पहले यहाँ पर लिखो मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। चलो बेटा मेरे साथ साथ ना लिखना शुरू करोगे बेटा। बोरोइंग कॉस्ट आर आर इंटरेस्ट and other costs incurred in connection with borrowing of funds. Borrowing costs and other cost interest and other cost incurred in connection with borrowing of funds. फिर लिखना बेटा इसके नीचे borrowing cost may include the following: borrowing cost may include the following. चलो बच्चे इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस इंकर्ड एंड कमिटमेंट चार्जेस। चलो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। कॉपी कर लो। तो बेटा अगर आप बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन देखोगे ना एज पर एएस 16, तो उन्होंने कहा है बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। मतलब पता है क्या? मतलब पता है क्या? आगे पढ़ना पहले। इंकर्ड इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। तो सुनो, अगर आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट इंकर करी है, मेरी बात सुनना, अगर आपने कोई इंटरेस्ट इंकर की है ना, अगर आपने इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर करी है इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स, तो बेटा उस इंटरेस्ट को क्या माना गया है? बोरोइंग कॉस्ट। यानी सिंपल वर्ड्स में, पैसा बोरो करने की क्या कॉस्ट दे रहे हो आप? तो मैं बैंक से बेटा लोन लेता हूं, लोन पे क्या देता हूं? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट बेटा मेरी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। तो मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। सपोज कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये आपका बेटा बैंक है। ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल है पहला केस। तो अभी इंटरेस्ट है और बैंक है। अच्छा, ए लिमिटेड ने बैंक से बेटा लोन लिया 1 करोड़ रुपए का एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा ये जो 1 करोड़ के लोन पे आप जो बेटा 9% का इंटरेस्ट दे रहे हो ना, ये इंटरेस्ट बेटा आपकी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। पैसा बोरो करने की क्या कॉस्ट दे रहे हो? तो बेटा इस केस में मेरे को बताओ, मैं पैसा बोरो करने की कितनी कॉस्ट दे रहा हूं बेटा? 1 करोड़ के लोन पे
9% का इंटरेस्ट, मतलब मैं सीधा सीधा बेटा मेरे ख्याल से 9 लाख आ जाएगा, 9 लाख रुपीस पर एनम का बच्चे मैं क्या दूंगा इंटरेस्ट, 9 लाख रुपीस पर एनम का बेटा मैं क्या दूंगा इंटरेस्ट। ये जो 9 लाख पर एनम है ना, ये बेटा मेरी क्या है बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16, ये मेरी बोरोइंग कॉस्ट है बेटा एज पर AS 16। तो ये 9 लाख मेरी क्या है बोरोइंग कॉस्ट, पैसा बोरो करने की कॉस्ट एज पर AS 16। तो बेटा ठीक है, इंटरेस्ट तो बोरोइंग कॉस्ट है ही है, उसके अलावा बेटा उन्होंने ना बेटा अदर कॉस्ट को भी बोरोइंग कॉस्ट माना है विच आर इंकर्ड इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। अब मेन बात है ये अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा बेटा, कर लिया फर्स्ट एग्जांपल सबने, चलो बेटा सेकंड पे आ जाओ। सेकंड, अब ध्यान से देखना, amortization of discount on issue oblique premium on redemption। हेडिंग लिखो बेटा, amortization of discount on issue और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मैं आपको समझाता हूं अभी, बहुत सिंपल है बेटा। तो बेटा एक बात ना इस केस में एक बात नोटिस करना, उन्होंने ना दो चीजों को बेटा कवर किया है, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। चलो एक एग्जांपल से बेटा दोनों केस करेंगे, देखना बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, उसने क्या करा बच्चे, उसने पब्लिक को, ए लिमिटेड ने पब्लिक को इशू करे 9% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 रुपए। तो ए लिमिटेड ने पब्लिक को 9% डिबेंचर्स इशू करे और फेस वैल्यू एक डिबेंचर की बेटा 100 रुपए है। अब सुनना, अब बेटा हो क्या रहा है, ये जो डिबेंचर है ये इशू हो रहा है 90 रुपए का, मतलब बेटा 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर 90 रुपए का इशू हो रहा है, इशू प्राइस 90 रुपए है। और बेटा ये रिडीम होगा, ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे 5 साल बाद, मतलब लाइफ है 5 साल, लाइफ है 5 साल, और ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे 120 रुपए पे, ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे 120 रुपए पे। चलो बेटा सारी बातें डिस्कस करेंगे इसमें, सुनो मेरी बात। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 9%। तो बेटा ये इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट को तो बोरोइंग कॉस्ट माना गया ही है एज पर पॉइंट नंबर 1। तो निकाल के बता दो, एक ही डिबेंचर पे कर देना, 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 9%, 9 रुपए का इंटरेस्ट। तो बेटा इस 9 रुपए को तो बोरोइंग कॉस्ट माना गया ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसने कहा था इंटरेस्ट के अलावा अगर आपने अदर कॉस्ट इंकर करी है फॉर बोरोइंग ऑफ फंड्स तो उसे भी बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूं, इसी एग्जांपल में बात करूं, तो बेटा आपने 100 रुपए, आपने 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर 90 का इशू करा, मतलब बेटा 10 रुपए के डिस्काउंट पे इशू करा, ठीक है। अब सुनना सुनना,
बेटा एक बात बताओ, ये डिस्काउंट ऑन इशू भी तो आपका खर्चा ही है ना। ये डिस्काउंट ऑन इशू ये भी तो आपका खर्चा ही है भाई। 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर 90 का इशू कर रहे हो तो खर्चा ही तो है। तो इसे भी क्या माना गया है बेटा, बोरोइंग कॉस्ट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंकर्ड फॉर बोरोइंग ऑफ फंड्स। लेकिन 10 रुपए को 1 साल की बोरोइंग कॉस्ट माना नहीं जाएगा, क्योंकि लाइफ इन डिबेंचर्स की 5 साल थी बेटा। तो इस 10 रुपए को आप अमोर्टाइज करोगे, लिखा हुआ है ना वर्ड, देखो अमोर्टाइजेशन। तो इस 10 रुपए को आप अमोर्टाइज करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो बताओगे बेटा हर साल की बोरोइंग कॉस्ट कितनी आएगी, 2 रुपीज पर एनम। ये आपकी बच्चे हर साल की बोरोइंग कॉस्ट आएगी, 2 रुपीज पर एनम। ये आपकी अदर कॉस्ट हो गई। अच्छा, और अब मुझे एक बात और बताओ, 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर 120 रुपए पे रिडीम हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर 120 रुपए पे रिडीम हो रहा है, मतलब 20 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो बेटा ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी बेटा आपकी क्या है, खर्चा ही तो है आपका। तो इसे भी बेटा क्या माना जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट। तो ये बात समझ के चलना, बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं आती है, अदर कॉस्ट भी आती है। लेकिन बेटा पूरे 20 रुपए को ना 1 साल की बोरोइंग कॉस्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि लाइफ इन डिबेंचर्स की 5 साल थी। तो दिस हैज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 4 रुपीज पर एनम। तो ये भी आपकी बच्चे क्या है, बोरोइंग कॉस्ट। तो आपने नोटिस करी एक बात बेटा, उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट की कॉस्ट को तो खैर बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा ही जाएगा, अदर कॉस्ट विच आर इंकर्ड फॉर बोरोइंग ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स बोरो करने के लिए अगर कोई और कॉस्ट इंकर करिए अदर देन इंटरेस्ट, तो उसे भी बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों क्या हैं बेटा, अदर कॉस्ट। तो ये आपकी अदर कॉस्ट है इंकर्ड फॉर बोरोइंग ऑफ फंड्स। पहले बताओ बेटा बात समझ आई सबको। तो उन्होंने कहा था फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट को बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंटरेस्ट तो बोरोइंग कॉस्ट ही होता है। लेकिन अगर आपने पैसा बोरो करने के लिए कोई और कॉस्ट इंकर करी है अदर देन इंटरेस्ट, तो उसे भी बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। तो कौन कौन सी दो कॉस्ट हमने पढ़ ली, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बात समझ आई। चलो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। करें बेटे, चलो अब आ जाओ बेटा, 2 पॉइंट्स हो गए ना हमारे। थर्ड पॉइंट फिर से है अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। amortization of ancillary cost incurred for arrangement of borrowing। ध्यान से बेटा, इसमें मैं एक बड़ी काम की बात आपसे करूंगा। amortization of ancillary cost incurred for arrangement of borrowing। चलो मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एग्जाम्पल बेटा देखो, फिर से ए लिमिटेड है बेटा। ए लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया है,
ए लिमिटेड ने बेटा बैंक से लिया लोन, ठीक है। कितने रुपए का लोन है? 1 करोड़ रुपए का लोन है, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, ठीक है। और ये लोन उसने लिया है 30 ईयर्स के लिए, 30 साल का लोन है बेटा, ठीक है। 30 साल के लिए उसने ये लोन लिया है। बात समझ आई? अच्छा, अब बेटा पता है बैंक जब कंपनी को बेटा लोन देता है ना, तो बैंक कंपनी से ना इंटरेस्ट के अलावा बैंक कंपनी से चार्ज करता है बेटा प्रोसेसिंग फीस। तो सपोज प्रोसेसिंग फीस बैंक ने चार्ज करी 60,000 रुपीस, बैंक ने प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी है 60,000 रुपीस। तो बेटा यहां पर जो उन्होंने वर्ड लिखा था ना एंसिलरी कॉस्ट, एंसिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी सब्साइडरी कॉस्ट, एंसिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी कॉस्ट। बेटा प्राइमरी कॉस्ट तो इंटरेस्ट आ जाती है ना, तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी सब्साइडरी कॉस्ट होती है, एंसिलरी कॉस्ट। तो बेटा याद रखना, जो प्रोसेसिंग फीस आपने दी है ना फॉर बोरोइंग फंड्स, पैसा बोरो करने के लिए जो प्रोसेसिंग फीस दी है ना, इस प्रोसेसिंग फीस को भी बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना गया। इस प्रोसेसिंग फीस को भी क्या माना गया? बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन फिर से वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब बचे इस पूरे 60,000 को 1 साल की बोरोइंग कॉस्ट नहीं माना जा सकता, इसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ओवर 30 इयर्स। मतलब बेटा हर साल की बोरोइंग कॉस्ट होगी 2,000 रुपीज पर एनम। बात बेटा समझ आई सबको? पक्का? तो मेरे को बताओ, ये प्रोसेसिंग फीस भी बेटा आपकी क्या है? अदर कॉस्ट। तो याद रखना, इंटरेस्ट तो खैर बोरोइंग कॉस्ट है ही है, अगर आपने फंड्स को बोरो करने के लिए कोई अदर कॉस्ट भी दी है ना, 3 कर चुके हैं बेटा अदर कॉस्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और थर्ड प्रोसेसिंग फीस। तो कोई अदर कॉस्ट भी इंकर करी है तो वो भी बचे आपकी क्या मानी जाएगी? बोरोइंग कॉस्ट मानी जाएगी। मुझे बताओ बेटा समझ आया ये सबको? ठीक है। अच्छा, वैसे आप अदर कॉस्ट में बेटा और भी आ सकती हैं, जैसे ब्रोकरेज। आप जब डिबेंचर्स इशू करते हो तो आप ब्रोकर्स को ब्रोकरेज पे करते हो, वो ब्रोकरेज भी जो आप पे कर रहे हो दैट इज ऑल्सो फॉर बोरोइंग ऑफ फंड्स। तो मुझे एक बात ना बेटा, स्टार्टिंग पे आ जाओ और मुझे एक बात बता दो, ये अदर कॉस्ट में क्या क्या आया? बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू आ गया है ना, और क्या आ गया? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ गया बेटा, और क्या आ गया? आपने कोई प्रोसेसिंग फीस पे करी है वो आ गई, और क्या आ गई बेटा? ब्रोकरेज अगर कोई पे करी है आपने वो आ जाएगी। तो जितनी भी कॉस्ट आपने इंकर करी है फॉर बोरोइंग ऑफ फंड्स, उसे बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। अभी एक कॉपी करो इसे, मैं फिर आपको ना एक बात बताता हूं बेटा, काम की कॉपी करो। देखो बेटा, इसी पॉइंट में एक और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं बेटा। पता है जनरली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, शायद आपको आइडिया हो। जैसे कंपनी ने बैंक से लोन लिया था बेटा, कितना? 30 साल का। फॉर एग्जांपल कंपनी कंपनी 20 साल के अंदर अंदर 20 साल के अंदर अंदर इस लोन अकाउंट को क्लोज करवाना चाहती है। मतलब वो 30 साल तक ये लोन चलाना ही नहीं चाहती, वो 20 साल में रीपे करना चाहती है पूरा लोन। तो बेटा उसमें एक पॉइंट होता है कि अगर आप लोन अपने टेन्योर से पहले क्लोज करवाते हो ना, तो उसके लिए आपको बैंक को देने पड़ते हैं प्री क्लोजर
चार्जेस, नाम से भी पता चल रहा है ना, प्री क्लोजर मतलब समय से पहले आप क्लोज करवा रहे हो अपना लोन अकाउंट, तो आपको प्री क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। मैं थोड़ी सी बात बेटा आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये प्री क्लोजर चार्जेस बेटा क्या बोरोइंग कॉस्ट माने जाएंगे या नहीं? कौन मेरे को बताएगा बेटा? मैं बता दूं आपको, इन्हें बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना नहीं जाता है बेटा। क्यों बेटा? एक बात याद रखना, जो प्री क्लोजर चार्जेस आप देते हो ना, ये देखो ये देखो, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसेली कॉस्ट इंकर्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग्स, मतलब पैसा उधार लेने के लिए आपने कोई एंसेलरी कॉस्ट इंकर करी है, जबकि प्री क्लोजर चार्जेस पैसा लेने के लिए इंकर नहीं हुए हैं, पैसा रीपे करने पे इंकर हुए हैं। तो ये कॉस्ट, ये एंसेलरी है, ये एंसेलरी कॉस्ट, बट इट इज नॉट इंकर्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग, इट इज इंकर्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। तो बेटा प्री क्लोजर चार्जेस को बोरोइंग कॉस्ट नहीं माना जाता। क्यों? बिकॉज बिकॉज दे आर नॉट इंकर्ड, बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दे आर नॉट इंकर्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग्स, because they are not incurred on arrangement of borrowings. Instead they are incurred on repayment of borrowings. Instead they are incurred on repayment of बोरोइंग्स। तो बेटा प्री क्लोजर चार्जेस को बोरोइंग कॉस्ट माना नहीं गया है, क्योंकि ये अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग्स पे इंकर नहीं हुए हैं, ये रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स पे इंकर हुए हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंकर्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग्स। समझ आया बच्चे? कॉपी करो इसे। कर लिया बेटा कॉपी? अभी तक बताओ हमने बोरोइंग कॉस्ट में कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? 3। इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसेलरी कॉस्ट इंकर्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग्स। अब बेटा इसमें एक फोर्थ लास्ट पॉइंट आता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, वो मैं आपको AS 11 के बाद कराऊंगा। फोर्थ पॉइंट है एक्सचेंज डिफरेंसेस। एक्सचेंज डिफरेंसेस arising from foreign currency, arising from foreign currency, ये हम करेंगे बेटा आफ्टर कवरिंग AS 11। एक बार AS 11 आपको करवा दूं बेटा, फिर करेंगे इसे, तो अभी फिलहाल के लिए इसे भूल जाना। एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी। चलो ये आपके बेटा टोटल 4 कॉस्ट हैं जिन्हें बेटा क्या माना गया है? बोरोइंग कॉस्ट। करें आगे चलें? चलो अब बेटा आप टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ ना हेडिंग जरा लिखोगे बेटा, टाइप्स ऑफ असेट। यहां पे ना 2 मिनट बेटा, पहले लिखना नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 16। ये AS 16 किस पे बेटा अप्लाई नहीं करता है? अच्छा मैं आपसे एक बात बताऊं, एक बात पूछूं बेटा, सुनो ध्यान से।
मेरे को एक बात बताओ बेटा, जो कंपनी है वो बेटा पैसा बोरो, ध्यान से सुनना, कंपनी पैसा बोरो किस किस से करती है बेटा, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। कंपनी पैसा किस किस से बोरो करती है बेटा? कंपनी पैसा किस किस से बोरो करती है बेटा? कंपनी पैसा डिबेंचर होल्डर से बोरो करती है। कंपनी पैसा डिबेंचर होल्डर से बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, या लोन कंपनी और किससे लेती है बेटा? बैंक से लेती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है ना? तो एक तो बेटा पैसा बोरो होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो ये तीनों तो लोन में कवर हो गए ना। एक तो पैसा बोरो होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, अब चाहे वो आपने बैंक से लिया हो, चाहे वो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, या आपने डिबेंचर होल्डर से लिया हो। बेटा कंपनी और किससे पैसा बोरो करती है? क्या कंपनी बेटा पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बोरो नहीं करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी तो बोरो ही करती है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या कंपनी बेटा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से बोरो नहीं करती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स? तो कंपनी बेटा पैसा बोरो सिर्फ डिबेंचर होल्डर से थोड़ी ना करती है, सिर्फ बैंक से थोड़ी ना करती है, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से थोड़ी ना करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। कंपनी तो पैसा बोरो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी तो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से भी बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, AS16 बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे अप्लाई नहीं करता है बेटा। AS16 बेटा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स पे अप्लाई नहीं करता है। हाँ हाँ, लोन अगर आपने लिया है, अब चाहे वो डिबेंचर होल्डर से लिया हो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, या बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो बेटा वो AS16 सिर्फ उसी पे अप्लाई करता है। मतलब एक बात याद रखना, मतलब मुझे एक बात बताओ, कंपनी, सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर देखो बेटा, कंपनी पैसा बोरो लोन के फॉर्म में करती है ना, जिसपे वो क्या देती है? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोरो करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, उस पे क्या देती है? प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर कंपनी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, उस पे क्या देती है? इक्विटी डिविडेंड। तो याद रखना बेटा, ये जो दोनों चीजें हैं ना, इन दोनों को बेटा बोरोइंग कॉस्ट माना नहीं गया है बेटा एज पर AS16। ऑल्दो आपने पैसा बोरो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से भी किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल्दो आपने पैसा बोरो इक्विटी शेयर होल्डर्स से भी किया है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन इन पे बेटा बोरोइंग कॉस्ट AS16 अप्लाई नहीं करता है। हाँ, अगर आपने कोई इंटरेस्ट या अदर कॉस्ट दी है लोन पे, तो उस पे बेटा आपको पता है AS16 क्या करता है? अप्लाई करता है। पक्का? तो AS16 में हम सिर्फ इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट को कवर करेंगे। अगर आपने कोई पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बोरो किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिस पे आप प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को बोरोइंग कॉस्ट माना नहीं गया है AS16 के हिसाब से। ऐसे ही अगर आपने पैसा बोरो इक्विटी शेयर होल्डर से किया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, तो उस पे जो इक्विटी डिविडेंड दोगे ना, उसे बेटा AS16 में कवर नहीं करा गया है। तो AS16 में बचे सिर्फ और सिर्फ
लोन कवर्ड है जिस पे आप इंटरेस्ट या कोई अदर कॉस्ट आप दे रहे हो। ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेटा समझ आया सबको यहां तक का। AS16 कॉपी कर लो बेटा। बात समझ आई? अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनना बेटा। आगे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। अब लिखोगे हेडिंग टाइप्स ऑफ असेट। बेटा ध्यान से मेरी बात समझनी है। टाइप्स ऑफ असेट। बेटा AS16 ने ना आपके असेट्स को बेटा दो पार्ट्स में बांटा है। एक है क्वालिफाइंग असेट, एक है क्वालिफाइंग असेट और दूसरा है नॉन क्वालिफाइंग असेट। एक है क्वालिफाइंग असेट और दूसरा है नॉन क्वालिफाइंग असेट। करो बेटा कॉपी। समझना शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग असेट। बेटा व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट पहले लिख लो, फिर समझते हैं। क्वालिफाइंग असेट इज वन which takes which takes substantial period of time, which takes substantial period of time to get ready for its to get ready for its intended use or sale. Qualifying asset is one which takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. और नॉन क्वालिफाइंग में लिखना any asset other than any asset other than qualifying asset is known as नॉन क्वालिफाइंग असेट। कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलो मेरी बात अब ध्यान से सुननी है बेटा। मैं आपको ना क्वालिफाइंग असेट के नीचे बेटा लिखना, क्वालिफाइंग असेट के नीचे एग्जांपल। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब अज्यूम करो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। मैन्युफैक्चरर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहा हूं। उसके लिए बेटा मुझे एक बिल्डिंग चाहिए जहां पर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊं। तो कंपनी है बेटा ए लिमिटेड। उसने बेटा क्या सोचा, क्यों ना हम एक बिल्डिंग क्यों ना हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें।
तो ए लिमिटेड ने सोचा क्यों ना हम एक बिल्डिंग क्या करें बेटा, कंस्ट्रक्ट। कॉपी करो, समझना। तो ए लिमिटेड एक बिल्डिंग क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट। पर्पस क्या है बेटा कंस्ट्रक्ट करने का, फॉर यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ताकि हम उस बिल्डिंग को एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या कर पाए बेटा, यूज कर पाए। बात समझ आई? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब आओ बेटा डेफिनेशन क्वालिफाइंग असेट की। क्वालिफाइंग असेट इज वन विच टेक्स substantial period of time which takes substantial period of time to get ready for its intended use और sale। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा। उन्होंने क्वालिफाइंग असेट को डिफाइन पता कैसे करा, उन्होंने कहा क्वालिफाइंग असेट वो होता है जिसे जिसे तैयार करने के लिए, जिसे तैयार करने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। मैं दोबारा बोलता हूं, क्वालिफाइंग असेट वो होता है जिसे रेडी करने के लिए, जिसे तैयार करने के लिए, तैयार किस चीज के लिए, या तो उसे यूज करने के लिए या आप तैयार कर रहे हो उसे बेचने के लिए। तो बेटा एक बात बताओ, आप किसी असेट को तैयार कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, क्यों? ताकि आप उसे यूज कर सको, या आप कोई असेट तैयार कर रहे हो ताकि आप उसे बेच पाओ। तो मेरे को एक बात दोबारा बताओ, क्वालिफाइंग असेट क्या होता है? क्वालिफाइंग असेट वो होता है जिसे तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए। क्यों रेडी कर रहे हो, यूज करने के लिए या सेल करने के लिए? तो जिसे तैयार करने के लिए फॉर यूज और सेल हमें लगता है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी असेट, सुनो, कोई भी असेट जिसे तैयार करने में आपको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, वो असेट बेटा क्वालिफाइंग असेट होता है। अब आप पूछोगे सर ये सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? तो बेटा मैं आपको बताता हूं। बेटा ये जो वर्ड है ना सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ये बेटा एज सच ना डिफाइंड तो नहीं है AS16 में। बस AS16 ने एक बात कही है कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड circumstances of case। तो बेसिकली सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम केस टू केस डिपेंड करेगा बेटा। आप कहो ये 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है बेटा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है केस टू केस। याद आता है कुछ ऐसा पॉइंट हमने फाउंडेशन में भी किया था, रीजनेबल टाइम। वहां पर भी मैंने यही कहा था, रीजनेबल टाइम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ये चीजें बेटा बताई नहीं जा सकती, लेकिन AS16 ने एक बात और कही है, जनरली इट इज 12 मंथ्स। तो जनरली इसे 12 महीने माना जाता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं हमेशा 12 महीने नहीं होगा बेटा, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। लेकिन हां, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रीजनेबल टाइम इज बेटा 12 मंथ्स। तो मुझे बताओ, किसी असेट को तैयार करने के लिए, अब तैयार आप चाहे उसे यूज करने के लिए कर रहे हो या तैयार आप उसे बेचने के लिए कर रहे हो, अगर किसी असेट को तैयार करने के लिए मोर देन 12 मंथ्स लगते हैं ना, तो उसे बेटा सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। बात समझ आई? तो मुझे एक बार बेटा दोबारा बता दो, पहले से कॉपी कर लो बेटा, साथ साथ कॉपी कर लो पहले।
कॉपी कर लो बेटे। बेटा पता है अब उन्होंने क्या कहा है, मेरी बात सुनना। उन्होंने कहा किसी असेट को तैयार करने के लिए, अब तैयार यूज करने के लिए कर रहे हो या बेचने के लिए, अगर तैयार करने के लिए 12 महीने से ज्यादा लगते हैं, ठीक है, तो उसे बेटा सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मतलब बिल्डिंग को तैयार कर रहे हो, किस लिए बेटा? उसे यूज करने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि वैसे बेटा, वैसे जनरली बोल रहा हूं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में आपको समय कितना लगेगा, क्या कहते हो बेटा? 4 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, एक फ्लोर 5000 स्क्वायर फीट का है, 4 फ्लोर बनने हैं बेटा, आराम से बोल रहा हूं मैं, इसे मोर देन 12 मंथ्स लग जाएंगे। तो इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए आपको कितना समय लग जाएगा बेटा? 12 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। और क्योंकि इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए आपको क्या लग रहा है? सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए बेटा इस बिल्डिंग को क्या माना जाएगा? क्वालिफाइंग असेट। इस बिल्डिंग को बच्चे क्या माना जाएगा? क्वालिफाइंग असेट, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए आपको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, मोर देन 12 मंथ्स। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? तो इस बिल्डिंग को हम बेटा क्या कहेंगे? क्वालिफाइंग असेट। ठीक है, ऐसे बेटा पता है क्या, सुनो, कॉपी करो, ऐसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं। सुनो, जैसे बेटा आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बेटा फ्लाईओवर, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बेटा डैम्स, आप बेटा कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ब्रिजेस, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ब्रिजेस। ये सब बेटा, इन सब के कंस्ट्रक्शन में बेटा आपको मोर देन 12 मंथ्स लगते हैं। ये काम ओवरनाइट बेटा खत्म नहीं होता है, इसमें आराम से फ्लाईओवर्स बेटा सालों साल चलते जाते हैं, तब जाके कहीं कंप्लीट होते हैं। तो इनमें 12 महीने से ज्यादा लग रहा है, तो ये सब आपके बेटा क्या होंगे? क्वालिफाइंग असेट। ये सब आपके क्या होंगे? क्वालिफाइंग असेट, क्योंकि इनको तैयार करने में आपको 12 महीने से ज्यादा आराम से लगेंगे बेटा। तो ये सब आपके क्वालिफाइंग असेट है। बात बताओ, समझ आई बात सबको? तो किसी भी असेट को तैयार करने में अगर आपको मोर देन 12 मंथ्स लग रहे हैं, तो वो आपका क्वालिफाइंग असेट माना जाएगा। तो एक बात बेटा और बताऊं मैं, खैर मैं, चलो वो बात मैं आपको ना लास्ट में बताऊंगा, पहले नॉन क्वालिफाइंग बता दूं आपको। कॉपी कर लो बेटा इसे। आगे समझ? चलो बेटा, अब आओ, व्हाट आर नॉन क्वालिफाइंग असेट। क्या डिफाइन क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा एनी असेट अदर देन क्वालिफाइंग असेट इज नॉन क्वालिफाइंग। तो बताओगे नॉन क्वालिफाइंग को बेटा अपने हिसाब से बताओ मेरे को, नॉन क्वालिफाइंग को डिफाइन कैसे करोगे? उन्होंने कहा एनी असेट अदर देन क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग क्या होता है? जिसको तैयार करने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। तो नॉन क्वालिफाइंग क्या होगा? जिसको तैयार करने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ना लगे। मतलब अगर किसी असेट को तैयार करने के लिए 12 महीने से कम लगते हैं ना बेटा, तो वो क्या है? नॉन क्वालिफाइंग। तो यहां पर लिखो, नॉन क्वालिफाइंग असेट is one which does not take which does not take substantial period
of time to get ready for its intended use और सेल, जिसे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा है, 12 महीने से ज्यादा नहीं लग रहे हैं, विच डज नॉट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिसको तैयार करने में 12 महीने से कम लगते हैं। मैं आपको बताता हूं बेटा, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा बेटा आपको, फिर आपको ना एक शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा। सुनो, अज्यूम करो ए लिमिटेड जो कंपनी है, उसे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए। उसने बिल्डिंग बेटा क्या कर ली, परचेज, कंस्ट्रक्ट नहीं करी है, उसने बिल्डिंग परचेज कर ली। उसने बिल्डिंग क्या कर ली, परचेज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो बिल्डिंग आपने खरीदी है, इसे इसे क्या सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा तैयार करने के लिए? नहीं बेटा, तो बनी बनाई खरीदी है ना, बनानी थोड़ी ना है, कोई बनी बनाई खरीदी है, तो इसे तैयार करने में थोड़ी ना कोई समय लगेगा, ये तो बनी बनाई खरीदी है। तो यहां पर मेरे को बताओ, इसे तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए आपको बेटा 12 महीने से कम लगेगा, इसे तैयार करने में आपको 12 महीने से कम लगेगा। बात समझ आई? तो बेटा बताओ, इस बिल्डिंग को अब क्या कहोगे? अब ये बिल्डिंग होगी बेटा नॉन क्वालिफाइंग असेट, नॉन क्वालिफाइंग असेट। अब ये बिल्डिंग होगी बेटा नॉन क्वालिफाइंग असेट, क्योंकि इसे तैयार करने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा है, ये तो ऑलरेडी बनी बनाई है, तैयार है। तो बेटा एक बात ना, मुझे एक बात थोड़ी सी क्लियर होती है, पता है क्या, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली चीजें है ना बेटा, जो चीजें कंस्ट्रक्ट होती हैं, बनाई जाती हैं, वो बेटा जनरली मानी जाती हैं क्वालिफाइंग, क्योंकि उन्हें बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है। लेकिन जो ये चीजें होती हैं ना, परचेज जो करी जाती हैं बेटा, ये नॉन क्वालिफाइंग होती हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने में, जनरली बोल रहा हूं मैं, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है। ऐसी बेटा मेरे को ना एक वैसे ओरल एग्जांपल बता दो आप। एक कार मैन्युफैक्चरर है जो कार्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है बेटा। कार मैन्युफैक्चरर के लिए ना कार क्वालिफाइंग असेट होगी, क्यों? क्योंकि उसे बनानी है और बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। लेकिन बेटा मैं शोरूम पे जाता हूं, कार खरीदता हूं, तो बेटा मेरे लिए कार नॉन क्वालिफाइंग असेट है, क्यों? क्योंकि बनी बनाई ली है आपने, उसे तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी तैयार है ना, वो क्या बनेगी बेटा, नॉन क्वालिफाइंग मेरे लिए। तो मैंने क्या कहा, लिखना चाहो लिख लो, मैंने कहा एक कार मैन्युफैक्चरर है, एक कार मैन्युफैक्चरर है बेटा, बताओ इसके लिए कार मैन्युफैक्चरर बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहा है कार्स, तो बेटा बताओ कि उसके लिए कार्स क्या होंगी बेटा, उसके लिए कार्स होंगी क्वालिफाइंग असेट, क्योंकि कार को बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो उसके लिए कार क्या होंगी, क्वालिफाइंग असेट। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अब मैंने क्या करा, उसने जो कार मैन्युफैक्चर करी, कस्टमर ने कस्टमर ने कस्टमर ने वो कार बेटा परचेज कर ली, कस्टमर ने परचेज कर ली वो कार।
कस्टमर ने वो कार क्या कर ली, परचेज। अब बताओ कि बेटा कस्टमर के लिए ये कार बेटा क्या होगी, नॉन क्वालिफाइंग। क्यों? क्योंकि उसे तैयार करने की जरूरत नहीं है कस्टमर को, उसने तो बनी बनाई ली है, वो तो ऑलरेडी रेडी टू यूज है। तो कस्टमर के लिए बेटा कार बन जाती है नॉन क्वालिफाइंग एसेट। ऐसी बेटा कोई बिल्डर है जो बिल्डिंग बना के बेचता है, अब मुझे बताओ वो बिल्डिंग बनाएगा तो उसके लिए बिल्डिंग बनती है बेटा क्वालिफाइंग एसेट, क्योंकि उसे बनानी पड़ेगी। लेकिन जो कस्टमर उससे बिल्डिंग बनी बनाई खरीद रहा है उसके लिए बिल्डिंग बेटा नॉन क्वालिफाइंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी रेडी टू यूज है, उसे रेडी टू यूज करने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से बच्चे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइंग एंड नॉन। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से सबको डिफरेंस क्लियर है बिटवीन क्वालिफाइंग एसेट एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट। बहुत डिटेल में हमने बेटा आज कवर किया है, ये एग्जांपल सब कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटे। तो हमने आज 3 बातें डिस्कस करी ना, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 16, और तीसरा टाइप्स ऑफ असेट। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक